ओके, सो नाउ वी आर रिकॉर्डिंग, ठीक है। अब आप लोग के पास नाउ वी आर रिकॉर्डिंग अ वीडियो. दिस इज योर टीचर सर दानियाल शेख. What I'm going to do today is that we are revising reinforcing the 3 chapters that are coming in the syllabus, ठीक है, of class 7, ठीक है. Numbers, the 4 operators and factors and multiples. Now you don't need to be worried about the paper, ठीक है. आपका पेपर आएगा दो फॉर्म्स में कैसे आएगा सर? एक आपके पास पेपर 1 आएगा, ठीक है. पेपर 1 में आपके पास कैलकुलेटर जो है वो अलाउ नहीं होगा बिल्कुल भी. तो आपके पास जब कैलकुलेटर अलाउ नहीं होगा तो आपको मैनुअल कैलकुलेशन ही करनी होगी और लेसर थिंकिंग वाले क्वेश्चन होंगे. हाँ, लेकिन पेपर 2 में आपके पास कैलकुलेटर अलाउ होगा, तो अगर कैलकुलेटर बेस्ड कोई क्वेश्चन आता है तो आप आराम से कर सकते हैं, ठीक है. तो पेपर 1 और पेपर 2 में घबराने की ज़रूरत नहीं है. पेपर 1 बहुत आसान होता है, पेपर 2 भी आसान होता है, लेकिन बस आपको जो है ना वो थोड़ा सा थिंकिंग को यूज़ करना होता है. अच्छा, मैं ये बात आप लोग को रिकमेंड करूँगा कि पेपर 2 में जब कैलकुलेटर अलाउ है ना, तो आप अपनी तरफ से कोई कैलकुलेशन नहीं करेंगे, आप कैलकुलेटर से कैलकुलेशंस को चेक करोगे, ठीक है. आप अपने कोई भी वर्किंग दिखा रहे हो, वर्किंग बिल्कुल शो करेंगे, और कोई भी विदाउट वर्किंग पेपर में कुछ भी लिख के नहीं आएगा, वरना मार्क्स डिडक्ट होंगे, ठीक है. तो आप वर्किंग शो करेंगे और वर्किंग के बाद आप अपने आंसर को कैलकुलेटर से भी चेक करेंगे. कैलकुलेटर से सही आ रहा है तो फिर आप बिल्कुल आगे बढ़ जाएं, ठीक है. अच्छा, पेपर में बहुत बार ऐसा होता है कि आपको कुछ सवाल नहीं आ रहे होते, कुछ सवाल आ रहे होते, तो जो सवाल आ रहे हैं उनको पहले ट्राई करो, उनको पहले अटैम्प्ट करो, बिकॉज व्हेन यू अटैम्प्ट द क्वेश्चन दैट आर मोस्ट रेलिवेंट और दैट इन विच यू आर गुड, तो आप मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपके चांसेस ये होते हैं कि जो सवाल आपको नहीं आ रहे ना, वो भी आपको विद द पैसेज ऑफ टाइम आ जाते हैं पेपर में ही. तो कोई नर्वसनेस नहीं है, कोई वो नहीं करना है, बस आपने सुकून से पेपर करना है. नंबर्स जो है, नंबर्स में क्या क्या है सर? नंबर्स का एक ओवरव्यू दें तो नंबर्स में हमारे पास सबसे पहले हमने पढ़ा था कैटेगरीज और डेफिनेशंस ऑफ नंबर. तो हमारे पास सबसे पहले आता है डेफिनेशंस में या फिर कैटेगरीज़ में. हमारे पास मैं एक चार्ट बना देता हूँ और उस चार्ट को अच्छे तरीके से डिफ़ाइन कर देता हूँ कि हमारे पास नंबर्स में बीच में रखते हैं नंबर्स को और उसको सर्कल में बाउंड करते हैं, और फिर जो है वो हम डिफरेंट कैटेगरीज बनाते जाएंगे. सबसे पहले हमारे पास नंबर्स की 2 साइड्स होती हैं. एक होती है हमारे पास रैशनल साइड, ठीक है, और एक होती है हमारे पास इर्रेशनल साइड, ठीक है. ये चीज़ हम क्लास में बहुत बार पढ़ चुके हैं, सिर्फ मैं जो है ना वो ओवरव्यू दूंगा आपको, ठीक है. अच्छा, नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं सर? वही नंबर जो सॉल्व हो सकते हैं. वो कौन से नंबर्स कहलाते हैं? वो नंबर्स कहलाते हैं रियल नंबर्स. जो सर नंबर्स हम सारे नंबर्स जो मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं ना, वो सारे नंबर्स क्या होते हैं? रियल नंबर्स होते हैं. तो रैशनल हो इरेशनल हो, कोई भी नंबर हो आपके पास रियल नंबर कहलाएगा. रैशनल में आपके पास 5 कैटेगरीज आती है. सबसे पहले आपके पास आता है नेचुरल नंबर. नेचुरल नंबर में क्या होता है सर? नेचुरल नंबर में कुछ भी नहीं होता. नेचुरल नंबर में आपके पास होती है 1 2 3 एंड देन सो ऑन. आपके पास सारे नंबर सारे होते हैं, ठीक है. 1 से स्टार्ट होते हैं और देन सो इन्फिनाइट तक चलते रहते हैं, ठीक है. नेचुरल नंबर नेगेटिव नहीं हो सकता, ज़ीरो नहीं हो सकता. सेकंड वन आपके पास सर आता है होल नंबर. होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं सर? होल नंबर में नेचुरल नंबर की तरह होते हैं, लेकिन 0 से स्टार्ट होते हैं, जबकि वो 1 से स्टार्ट होता है. क्या 1 से स्टार्ट होता है? नेचुरल नंबर. नेचुरल नंबर और होल नंबर में फ़र्क क्या होता है सर? सिर्फ 0 का फ़र्क होता है, ठीक है. फिर आगे थोड़ा सा चलें तो सर हमारे पास इंटीजर आता है. इंटीजर कौन कौन से होते हैं सर? पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं. अभी मैं वो चीज़ नहीं बताऊंगा. पॉजिटिव भी नेगेटिव आ गए हमारे पास ये इंटीजर्स, और हमारे पास 0 भी इंटीजर होता है और पॉजिटिव इंटीजर्स भी आते हैं, एंड देन सो ऑन चलते रहते हैं, ठीक है. फिर हमारे पास एक और कैटेगरी आती है जब हम डेसिमल्स पे बात करते हैं. डेसिमल्स पे बात करते हैं तो हमारे पास डेसिमल में क्या कैटेगरी होती है कि सर हमारा अगर कोई डेसिमल आ रहा है तो वो डेसिमल क्या होना चाहिए? रिकरिंग डेसिमल होना चाहिए. और हमारे पास क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होना चाहिए. अगर रिकरिंग है तो ठीक है, सही है, हम रिकरिंग को सेलेक्ट करेंगे. और टर्मिनेटिंग है तो भी हम उसको किस में सेलेक्ट करेंगे? उसको किस में सेलेक्ट करेंगे? रैशनल नंबर में सेलेक्ट करेंगे, भूलना नहीं है, ठीक है. रिकरिंग का मतलब क्या होता है? विद द पैटर्न चल रहा होता है. सर पैटर्न का मतलब क्या है कि लेट्स सपोज आपके पास नंबर लिखा हुआ होगा 0.33333333, तो आप क्या कहेंगे सर? आंखें बंद करके कह देंगे ये ख़त्म नहीं हो रहा है, ये चलता रह रहा है और एक पैटर्न से चल रहा है. कौन सा पैटर्न से? 0.3 के पैटर्न से चल रहा है. तो फिर आप कहेंगे ये क्या है? रैशनल नंबर है, बिल्कुल. सर टर्मिनेटिंग कौन सा होता है? जो एंडिंग होता है, जिसकी एंडिंग होती है. एंडलेस लिखा है सर, आपने गलत लिखा है. यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? एंडिंग, जिनकी पॉसिबल होती है, जो एंड हो जाते हैं आपके पास, वो वाले टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होते हैं. टर्मिनेटिंग डेसिमल्स में आपके पास क्या आता है? टर्मिनेटिंग डेसिमल्स में लेट्स सपोज सर हमारे पास आ जाता है 0.375, हमारे पास आ जाता है 0.45, 0.5 और भी बहुत सारे हमारे पास नंबर्स आ जाते हैं जो कि टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होते हैं. फिर सर हम दूसरी साइड पे देखेंगे तो दूसरी साइड पे इर्रेशनल नंबर्स आते हैं. इर्रेशनल नंबर में आपके पास सबसे पहले क्या आता है सर? इर्रेशनल नंबर में सबसे पहले आपके पास वो नंबर्स आते हैं जो कि रैशनल नहीं होते. तो आपके पास वो नंबर्स क्या कहलाएंगे? इर्रेशनल नंबर कहलाएंगे. मतलब कोई भी ऐसा नंबर जो रैशनल नहीं है वो इर्रेशनल नंबर कहलाएगा. सेकेंडली अगर डेसिमल्स की बात करें तो डेसिमल्स में सर हमारे पास इर्रेशनल नंबर में नॉन रिकरिंग डेसिमल आता है, और हमारे पास क्या आता है? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल. सर नॉन रिकरिंग का मतलब क्या है? जो विदाउट एनी पैटर्न चल रहे हो. विदाउट एनी पैटर्न का मतलब क्या है कि सर आपके
आपके पास वो नंबर लिखा हुआ हो 0 फॉर एग्जांपल 0.3472528 एंड देन सो, तो ये आपके पास क्या होते हैं, नॉन रिकरिंग होते हैं सर। इसके बाद आपके पास अगर हम बात करें तो इसके बाद हमारे पास आता है नॉन रिकरिंग विदाउट एनी पैटर्न। तो हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग आता है। नॉन टर्मिनेटिंग कौन से फ्रैक्शंस डेसिमल्स होते हैं सर, जो कि आपके पास नॉन एंडिंग होते हैं, नॉन एंडलेस होते हैं, हमारे पास एंडिंग जिनकी पॉसिबल नहीं होती, तो वो हमारे पास क्या कहलाते हैं, वो हमारे पास कहलाते हैं वो इर्रेशनल नंबर। लेट सपोज 3 4 7 5, ठीक है, और सो ऑन चलते रह रहे हैं, ठीक है। तो आपके पास इसमें कोई पैटर्न भी नहीं होता और नॉन टर्मिनेटिंग भी होता है, इसमें कोई पैटर्न नहीं होता और विदाउट एनी पैटर्न आपके पास चल रहा होता है। तो आप कहेंगे ये कौन से नंबर है, ये इर्रेशनल नंबर है, इर्रेशनल, ठीक है। आपके पास जो परफेक्ट स्क्वायर्स होते हैं, परफेक्ट स्क्वायर्स का मतलब क्या है सर, परफेक्ट स्क्वायर्स का मतलब है कि लेट सपोज आपके पास ये वाले नंबर अगर स्क्वायर्स में लिखे हुए आ जाए, पेपर में आपके पास लिखा हुआ आ जाए √16, वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि ये सारे नंबर रैशनल नंबर में कैटेगराइज होते हैं। √4, ठीक है, √9, ठीक है, आपके पास √16 लिखा हुआ आ जाए, आपके पास अंडर लिखा हुआ आ जाए, फॉर सपोज √25 लिखा हुआ आ जाए, फॉर सपोज √36 लिखा हुआ आ जाए, फॉर सपोज √49 लिखा हुआ आ जाए, एंड देन सो ऑन जो आपके पास होते हैं वो सारे नंबर्स लिखे हुए आ जाए। तो आप इसको क्या कहेंगे, ये रैशनल नंबर कहलाएंगे, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर्स होते हैं। जैसे कि आपके पास और भी बहुत सारे नंबर्स आ सकते हैं जो कि स्क्वायर नंबर्स होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास कोई इम्परफेक्ट स्क्वायर लिखा हुआ आ जाता है, इम्परफेक्ट स्क्वायर जिसका कोई स्क्वायर बनता ही नहीं है, मतलब लेट सपोज √23 लिखा हुआ आ जाता है जो कि किसी का स्क्वायर ही नहीं है, तो वो किस में क्लासीफाई किया जाएगा, वो इर्रेशनल नंबर में। एक और चीज़ इर्रेशनल नंबर में क्लासीफाई की जाती है, दैट इज़ कॉल्ड पाई, क्योंकि पाई की वैल्यू 3.142 एंड देन सो ऑन आगे चल रही होती है, या फिर 22/7 होती है। तो इसीलिए पाई को हम क्या कंसिडर करते हैं, हम पाई को कंसिडर करते हैं इर्रेशनल नंबर, ठीक है। तो ये हमारे पास रैशनल इर्रेशनल का डिफरेंस हो गया। फिर हमने एक चीज़ पढ़ी थी, क्या चीज़ पढ़ी थी सर, हमने नंबर लाइन को पढ़ा था। नंबर लाइन में हमने क्या पढ़ा था, नंबर लाइन में हमने पढ़ा था कि नंबर लाइन पे पॉइंट्स को किस तरीके से प्लॉट किया जाता है। लेट सपोज आपको कहते हैं कि एक नंबर लाइन बनाओ, तो आप 0 बीच में रखेंगे, आप पॉजिटिव साइड पे एक नंबर लाइन बनाएंगे, ठीक है, 5 तक या किसी तक भी जहाँ तक आपसे वो कह रहा है, और फिर आप नेगेटिव साइड पे भी एक नंबर लाइन बनाएंगे, लेट सपोज, ठीक है। और फिर आप मार्क कर देंगे जहाँ पर आपके पॉइंट्स आपको गिवन है। लेट सपोज वो कह रहा है -2.5 मार्क कर दो, तो -2.5 विल बी समवेयर हेयर, तो आप यहाँ पर स्टार मार्क कर दे, पॉइंट मार्क कर दे जो आपको सही लग रहा है। वो कह रहा है 4.5 मार्क कर दो, 4.5 यहाँ पर होगा, तो आप 4.5 यहाँ मार्क कर दो। वो कह रहा है -1.6 मार्क करो, तो 1.6 यहाँ पर होगा, तो आप -1.6 यहाँ मार्क कर दो, तो कर दोगे, दैट इज़ कॉल्ड माई नंबर लाइन। तो नंबर लाइन पे इस तरीके से आपके पास सवाल आ सकता है। रैशनल नंबर पे और इर्रेशनल पे कैसे सवाल आएगा वो मैंने बताया कि कौन से नंबर्स आपके पास लिखे हुए होंगे और आपको इर्रेशनल और रैशनल में क्लासीफाई करना होगा उन नंबर्स को, ठीक है। इसके बाद थोड़ा सा हम आगे चलें, तो एक मिनट रुक जाए, ठीक है, मैं एक पेज पेश करूँ, ठीक है, देन वी विल गो ऑन टू इट, ठीक है। कॉपी पेज, कॉपीड एंड देन पेस्ट इट एंड देन सो, ठीक है। तो अब हमारे पास रैशनल इर्रेशनल को हमने पढ़ लिया है, ये PDF आपको मिल जाएगी। इसके बाद आपके पास नंबर्स में आप नंबर लाइन आ गई। नंबर लाइन के अलावा आपके पास नंबर्स में और क्या आता है, नंबर्स में आता है आपके पास एक नंबर को लिखा हुआ है, लेट सपोज एक नंबर लिखा हुआ है 3 4, राउंडिंग ऑफ की बात कर रहे हैं। अब हम नंबर्स में राउंडिंग ऑफ पे आ गए, और राउंडिंग ऑफ में हम प्लेसेस पढ़ेंगे, और प्लेसेस के बाद हम पढ़ेंगे कि राउंडिंग ऑफ किस तरीके से की जाती है। तो प्लेसेस क्या है, लेट सपोज ये लिखा हुआ है आपके पास 4 5 6 2, तो ये आपके पास नंबर लिखा हुआ है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर मैं एक और नंबर ऐड कर देता हूँ, ठीक है। तो अब आपने इसमें प्लेसेस बतानी है। प्लेसेस का मतलब क्या है कि पॉइंट के बाद पहले की क्या प्लेस है, पॉइंट वाले के पहले की, हो सकता है एग्जामिनर आपसे पूछ भी ले। तो 4 की प्लेस क्या है सर, 4 की प्लेस है मेरे पास, लेट सपोज पॉइंट से पहले वालों की पहले बात कर लेते हैं, तो पॉइंट के बाद वालों की बाद में बात करेंगे। तो ये क्या होता है सर, ये यूनिट होता है आपके पास। सर ये क्या होता है आपके पास, सर ये आपके पास होता है 10, ठीक है। सर ये क्या होता है आपके पास, ये क्या होता है सर, ये 100 होता है। सर ये क्या होता है आपके पास, सर ये होता है हमारे पास 1000, सही है। सर आपके पास ये लास्ट वाला नंबर क्या होता है सर, ये 10,000 होता है। और सर इससे आगे जाते हैं तो 100,000, देन 1 मिलियन, देन ट्रिलियन, देन सो ऑन चलते रहते हैं सर। लेकिन ये वाले नंबर्स क्या होते हैं, ये भी तो पॉइंट के बाद भी तो नंबर्स लिखे हुए हैं, डेसिमल में अगर लिखे हुए हैं, तो ये वाले नंबर्स कौन से होते हैं सर, ये नंबर क्या होता है सर, ये 10th से स्टार्ट होता है, 10th, TH वाला 10th से स्टार्ट होता है। फिर इसके बाद वाला 100th होता है। फिर आप जो सो ऑन चलते जाते हैं ना, 10 100 10,000 वगैरह, बस आप हर जगह THS लगा देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये क्या है, पॉइंट के बाद वाला नंबर है। अगर THS नहीं है तो ये पॉइंट से पहले वाले नंबर। तो ये आपके पास प्लेसेस होती हैं। यहाँ पर क्या आ जाएगा, थाउजेंड्स आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है, ये आपके पास प्लेसेस हैं। अच्छा, अब राउंडिंग ऑफ किस तरीके से करते हैं, राउंडिंग ऑफ को भी देख लें। एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि आप नियरेस्ट 1000 में राउंड ऑफ करो। मैं एक एग्जाम्पल को तीनों में सब में राउंड ऑफ करके दिखा देता हूँ। लेट सपोज लिखा हुआ है 3.473.432,
अब आपके पास क्या ये नंबर लिखा हुआ है और एग्जामिनर आपसे कह रहा है कि आप इसको नियरेस्ट 1000 में पहले राउंड ऑफ करें। तो नियरेस्ट 1000 में करना है सर, कोई मुश्किल ही बात नहीं है। नियरेस्ट 1000 में कैसे करूँगा? तो नियरेस्ट 1000 में इस तरीके से करेंगे कि आप ये 1000 में करना है, पॉइंट के बाद वाले नंबर्स को थोड़ी देर भूल जाते हैं, पॉइंट के पीछे वाला 1000 में करना है और 1000 के बाद वाला नंबर देखोगे दैट इज़ 4। तो 4 क्या 5 से बड़ा है या छोटा है? सर 4 5 से छोटा है। अगर 4 5 से छोटा है तो ये 3 रहेगा और बाकी जितने भी आगे नंबर्स हैं ना वो 0 बन जाएंगे। तो 3000 आ जाएगा आपके पास, ठीक है। इस तरीके से कर सकते हो। अच्छा नियरेस्ट 100 में करना है सर, नियरेस्ट 100 में करना है तो आप क्या करेंगे? नियरेस्ट 100 में करना है ना आपने, तो अब आप क्या करेंगे? अब आप देखेंगे 100 प्लेस पे कौन सा नंबर है। 100 प्लेस पे कौन सा नंबर है सर? ये 100 प्लेस पे मेरे पास है 4। तो अगर मेरे पास 100 प्लेस पे 4 है, ठीक है, इफ मेरे पास 100 प्लेस पे 4 है तो इसके बाद कौन सा नंबर लिखा हुआ है? इसके बाद लिखा हुआ है 7। तो इसके बाद 7 क्या 5 से बड़ा होता है? जी सर बड़ा होता है। तो इस पर इम्पैक्ट क्या आएगा? इसमें +1 हो जाएगा, मतलब 4 में +1 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? 35 और आगे सारे जीरोज लग जाएंगे, दैट इज़ 3500, ठीक है। तो ये आपके पास हो गया सर। अगर मैं थोड़ा सा और देखना चाह रहा हूँ, क्या देखना चाह रहा हूँ सर? थोड़ा सा और आंसर को देखना चाह रहा हूँ, इसको मिटा दें थोड़ा सा, ठीक है। तो ये आपके पास 3500 आ गया। अच्छा नियरेस्ट सर 10 पे देखना चाह रहा हूँ, 10 पे देखना चाह रहा हूँ। तो 10 पे आपके पास कौन सा नंबर है सर? 7 है। 7 के बाद वाला नंबर देखते हैं, 7 को नहीं देखेंगे। 7 के बाद वाला नंबर क्या है? 3। तो 3 क्या 5 से छोटा है? जी सर 3 5 से छोटा है। तो नेक्स्ट वाले नंबर पर कोई इम्पैक्ट नहीं डालेगा, मतलब आंसर क्या हो जाएगा आपके पास? 3470, ठीक है। अब आपको देखना है नियरेस्ट 1 डेसिमल प्लेस पे। 1 डेसिमल प्लेस पे देखना है। 1 डेसिमल प्लेस का मतलब क्या है सर? कि 1 डेसिमल प्लेस, ये आपने नियरेस्ट 1 डेसिमल प्लेस पे राउंड ऑफ करना है, मतलब पूरा नंबर हो उसके बाद सिर्फ एक ही डेसिमल प्लेस आ रहा है। तो आप नियरेस्ट 1 डेसिमल प्लेस पे देखोगे और उसके बाद वाले नंबर को देखोगे। उसके बाद वाला नंबर क्या है सर? 3 है। क्या 3 5 से छोटा होता है? जी सर 3 5 से छोटा होता है। तो कि पीछे वाले नंबर पर कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा और आप एज इट इज़ वो नंबर को कॉपी कर दोगे, दैट इज़ 3473 एंड 0.4, ठीक है। सिमिलरली अगर यहाँ पर देखूँ मैं तो यहाँ पर नियरेस्ट 2 डेसिमल प्लेस पे आपको राउंड ऑफ करना है नेक्स्ट नंबर को, ठीक है। नियरेस्ट 2 डेसिमल प्लेस पे, ठीक है। अगर 2 डेसिमल प्लेस पे राउंड ऑफ करना है तो कैसे करूँगा सर? सर देखें सिंपल सा क्वेश्चन है। 2 डेसिमल प्लेस पे ये है, इसके बाद वाला नंबर क्या है? 2। क्या 2 5 से छोटा है? जी सर 2 5 से छोटा होता है। तो अगर 2 5 से छोटा होता है तो आप क्या लिखेंगे? कि एज इट इज़ लिख देंगे 3473.4243। तो अब आपके पास कोई चेंज नहीं आएगा, आप क्या लिख दोगे? 3473.43। अच्छा इनमें जो है ना वो आपको क्या लिखना होता है? होल नंबर्स भी कभी कभार नियरेस्ट होल नंबर भी पूछ लेता है। तो इनमें तो आपको नियरेस्ट होल नंबर में अगर डेसिमल दिया हुआ है ना तो आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपने होल नंबर के लिए यूनिट वाली प्लेस को देखना है। यूनिट वाली प्लेस के आगे क्या लिखा हुआ है? एक डेसिमल लगा हुआ है और डेसिमल के बाद 4 लिखा हुआ है। अगर 4 5 से छोटा है तो इस पर कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, 3473 लिख दोगे। अगर 4 5 से बड़ा होता, अगर लेट सपोज यहाँ 4 नहीं यहाँ 5 लिखा हुआ होता और या 6 लिखा हुआ होता, तो 5 भी लिखा हुआ हो तो आप क्या करेंगे? इस नंबर में एक ऐड कर दोगे या आगे कर दोगे, तो 3474 आ जाएगा आपके पास आंसर, ठीक है। तो अभी क्योंकि 5 से छोटा है तो हम क्या लिखेंगे? अभी हम ये लिखेंगे 3473। तो ये हमारा क्या होगा? नियरेस्ट होल नंबर। तो ये आपके पास राउंडिंग ऑफ होती है जो मैंने एक एग्जाम्पल के थ्रू आप लोग को समझाया, ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू अनदर पार्ट, ठीक है। अनदर पार्ट क्या है आपके पास? सिंपली, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास नंबर्स में और कुछ ऐसा सच होता नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर भी हम एक नंबर की एक्सरसाइज को देख लेते हैं कि हमारे पास नंबर्स में क्या क्या आ रहा है। नंबर्स से पहले तो हम देख लेते हैं कि हमारे पास एक रीइंफोर्समेंट मेरी शीट बनाई है, जो टॉपिक मैं कराता जाऊँगा उससे थोड़े थोड़े सवाल भी कराता जाऊँगा। ये कह रहा है आइडेंटिफाई रैशनल एंड इररेशनल नंबर्स। अगर रैशनल इररेशनल नंबर के बारे में पूछ रहा है, ये क्या परफेक्ट स्क्वायर होता है? नहीं सर इम्परफेक्ट। अगर इम्परफेक्ट होता है तो आपने अभी पढ़ा है कि इम्परफेक्ट कहाँ पर आता है? इररेशनल में आता है। तो आप क्या लिख देंगे? इसको इररेशनल नंबर लिख देंगे, ठीक है। सर 0.7777 सर रिकरिंग होता है। रिकरिंग होता है तो रिकरिंग को आपने कहाँ पढ़ा है? सर रिकरिंग को अभी मैं पढ़ के आ रहा हूँ रैशनल नंबर में, तो मैं इसको किस में लिख दूंगा? रैशनल नंबर में, ठीक है। अगर 0.2121212121 को देखूँ तो ये क्या एक पैटर्न है? सर पैटर्न तो नहीं नज़र आ रहा क्योंकि पहले 2 बार 21 आ रहा था, फिर 21 आया। क्या आ रहा है सर? पहले एक बार 21 आया, फिर 21 आया, फिर 21 और फिर 111 का पैटर्न चल गया। तो पैटर्न कोई नहीं दिख रहा है। अगर पैटर्न नहीं दिख रहा है तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है, और नॉन टर्मिनेटिंग है इसका मतलब ये क्या होगा? ये क्या होगा सर? ये आपके पास होगा इररेशनल नंबर, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग भी है, ठीक है। कोई बच्चा नॉन रिकरिंग कर रहा होगा, ठीक है, सही कह रहा हूँ। ये क्या है? -3 सर -3 एक इंटीजर है। अगर -3 इंटीजर है तो इंटीजर क्या होता है सर? रैशनल नंबर। तो आपके पास ये भी रैशनल नंबर में आता है, ठीक है। तो ये आपके पास होगा सिंपल सी क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा आगे बढ़ते हैं। चले आगे हमारे पास अगला टॉपिक्स क्या है? अगला टॉपिक से क्या आ रहा है? अगले टॉपिक में हमारे पास है 4 ऑपरेटर्स, ठीक है।
तो फॉर ऑपरेटर्स में क्या क्या चीज़ें हैं वो भी देख लेते हैं हम। फॉर ऑपरेटर्स में सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, सबसे पहले हमने पढ़ा था कि बॉडमास और पेमडास के रूल्स को पढ़ा था। अच्छा, बॉडमास और पेमडास में अभी आप लोग कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं कंफ्यूज होना सर, पेमडास वगैरह ज़्यादातर यूज़ होते ही नहीं है आपके पेपर में, ना वो सवाल में लिख के देगा। बॉडमास आपको ज़्यादा यूज़ होता है। बॉडमास कैसे यूज़ होता है उसके मैं कुछ आपको 2-3 प्रैक्टिस क्वेश्चन। बॉडमास होता क्या है, बॉडमास या बिडमास को क्या है, तो बिडमास होता क्या है सर, बिडमास होता है आपके पास ब्रैकेट, ठीक है, इंडाइसेस, अगर ऊपर लिख लूँ इंडाइसेस, ठीक है, और फिर आपके पास डिवीज़न आ जाता है, ठीक है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है, फिर आपके पास क्या आ जाता है, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, और फिर आपके पास क्या आ जाता है सर, हमारे पास एडिशन आ जाता है, और फिर आ जाता है हमारे पास सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो अच्छा, ये क्या है, ये एक रूल है, ठीक है, इससे घबराना नहीं है। ये क्या है, एक रूल है, आपके पास रूल है, और इस रूल को बस आपने फॉलो करना है। कैसे फॉलो करना है सर, आपको भी पता है, मुझे भी पता है क्या है, कि आपने इस रूल्स को फॉलो करना है कि आपने सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है। किसी भी सवाल में अगर ये सारी चीज़ आ रही है तो सबसे पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे, देन आप क्या करेंगे, एनालिसिस को सॉल्व करेंगे, देन आप क्या करेंगे, डिवीजन करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे, और अगर मल्टीप्लिकेशन करने के बाद एडिशन सब्ट्रैक्शन बचती है तो आप कुछ भी पहले कर सकते हैं। देयर इज़ नो रिक्वायरमेंट कि एडिशन पहले करनी है, सब्ट्रैक्शन बाद में करनी है, नो। इफ़ इट इज़ रिटन 3 - 4 + 2, तो आप 3 - 4 करो, -1 + 2 आएगा, 2 - 1 आपके पास आ जाएगा 1, ठीक है, तो भी 1 आ रहा है। और अगर आप ऐसे कर रहे हो 3 - 4 + 2, तो -4 + 2 क्या हो जाएगा, -2 आ जाएगा, और 3 - 2 आपके पास क्या आएगा, 1 आएगा। तो बाय हुक और बाय क्रूक यू विल बी गेटिंग द सेम आंसर, दैट इज़ 1। तो आपको गलती नहीं करनी है। आपने गलती क्या नहीं करनी, कि आपने सुकून से देखना है, फिर असेस करना है, फिर उसके बाद अपने आंसर को जनरेट करना है, ठीक है। ऐसे नहीं है कि आप जल्दी में सारी चीज़ों को ख़राब कर दें, ठीक है। इसके अलावा अच्छा हाँ सही, तो 1 मिनट, सही, हाँ, तो ये हमारे पास बिडमास रूल हो गया। अच्छा, बिडमास के भी 2 क्वेश्चंस यहाँ पर है, तो वो दोनों क्वेश्चंस को मैं यहाँ पर कर लेता हूँ, यहीं पे सॉल्व कर लेता हूँ। ये 2 बिडमास के अच्छे क्वेश्चंस हैं। इसी तरीके के क्वेश्चंस आपके पास आते हैं, ठीक है, और आप लोगों ने इसी तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। तो अगर मैं देखूँ कि हमारे पास लेट सपोज ये क्वेश्चन पहला वाला लिखा हुआ है, ठीक है, क्या लिखा हुआ है, 5 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे कॉपी करता हूँ क्योंकि यहाँ पे सॉल्यूशन करना आसान हो जाता है। आपके पास लिखा हुआ है 5 मल्टीप्लाई बाय 2। ये शीट भी आपको मिल जाएगी। अगर आप लोगों को प्रैक्टिस करने का बहुत दिल हो रहा है तो आप इस शीट से प्रैक्टिस करते हैं। 3 का स्क्वायर, ठीक है, और डिवाइडेड बाय 6 + 7, तो ये आपके पास आ गया डिवाइडेड बाय 6 + 7, सिंपल। साथ साथ सवाल इसलिए कराते जा रहा हूँ ताकि आप लोग को जहन में आइडिया रहेगा कि इस तरीके के सवाल सॉल्व होते हैं बिडमास के। अच्छा, अब आप देखो इस पूरे में आपके पास मल्टीप्लाई भी है, डिवाइड भी है, एडिशन भी है, आपके पास इंडाइसिस भी है। तो अब आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। आपने क्या करना है, आपने जो रूल है ना बिडमास, उसके थ्रू चलना है, बिडमास के थ्रू चलना है। यहाँ पे बिडमास लिखो और उसके थ्रू चलते जाओ, ठीक है। जब तक मल्टीप्लिकेशन सॉल्व नहीं होती तब तक तो बिडमास के थ्रू ही चलो। कैसे करो बिडमास के थ्रू, अगर बिडमास के थ्रू करना चाह रहे हैं सर, तो हम देखेंगे कि हमारे पास बिडमास में, फॉर एग्जांपल हमारे पास बिडमास में क्या है, 5 है पहला नंबर, ठीक है। फिर बिडमास उसमें सबसे पहले ब्रैकेट कहते हैं, तो ब्रैकेट्स को सॉल्व करता हूँ। अब ब्रैकेट के अंदर भी 2 चीज़ें हैं। ब्रैकेट के अंदर 2 चीज़ें क्या हैं, ब्रैकेट के अंदर पहले आपके पास मल्टीप्लिकेशन हो रही है और यहाँ पर इंडाइसिस भी है। तो क्या पहले यहाँ पर इंडाइसिस है या मल्टीप्लिकेशन, सर इंडाइसिस। तो ब्रैकेट के अंदर भी आप सबसे पहले बिडमास को ही इम्प्लीमेंट करोगे और बिडमास के थ्रू ही आप इंडाइसिस को सॉल्व करोगे। तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपके पास, 9, ठीक है। अगर आपके पास 9 आ गया 3 का स्क्वायर, तो अब आपने क्या करना है, अब आपने करना क्या है, अब आपने करना है 3 का स्क्वायर 9 है, तो आपके पास ये 2 आ जाएगा, ठीक है। अब आपने ब्रैकेट को ऐसे ही लिख देना है। व्हाट यू हैव टू डू नाउ यू हैव टू जस्ट सॉल्व इट आउट। हाउ टू सॉल्व इट आउट, 2 मल्टीप्लाई बाय 9 18 आ जाएगा सर, ठीक है, एंड 5 विल बी मल्टीप्लाइड ओवर है 6 + 7। तो 5 18 से क्या होता है सर, 5 18 से अगर हम कर लें तो हमारे पास कैलकुलेटर होगा बिडमास वाले क्वेश्चंस में, आप लोग अपना कैलकुलेटर निकाल कर सॉल्व भी कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं देख लूँ अभी 5 18 से क्या होता है, तो 50 90 होता है हमारे पास, ठीक है, और 6 + 7। अच्छा सर, आपने ये गलत तो नहीं कर दिया, आपने क्या कर दिया, आपने पहले मल्टीप्लाई कर दिया। ये जो बहुत से बच्चों की गलती है, आप पहले मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, पहले डिवीजन करेंगे। ब्रैकेट सॉल्व करा, इंडाइसिस सॉल्व करा, अब डिवीजन की बारी है, तो डिवीजन पहले सॉल्व होगी। 18 डिवाइड बाय 6 क्या होता है सर, 3 होता है। अगर किसी बच्चे ने ये गलती कर दी तो उसका आंसर पूरा गलत हो जाएगा। तो ये आ गया आपके पास। अब 5 मल्टीप्लाई बाय 3 क्या होता है, 15, और 15 + 7 क्या होता है सर, 15 + 7 होता है आपके पास 22। तो बहुत ध्यान से करना है, बहुत पैटर्न से करना है, गलती नहीं करनी है। गलती करोगे तो फंस जाओगे। जो मैंने अभी दिखाया, इसीलिए मेरा मोटिव ही ये था आपको 15 को 5 से 18 मल्टीप्लाई करा के दिखाने का,
कि आप लोग के जहन में ये चीज़ दौड़े कि सर डिवाइड पहले करते हैं मल्टीप्लाई बाद में करते हैं, क्योंकि डिवाइड पहले आता है मल्टीप्लाई बाद में आता है, इससे इम्पैक्ट आता है आंसर पे। तो बहुत ध्यान से करना है और सुकून से करना है। एक और पार्ट मैं आप लोग को करा देता हूँ ताकि आप लोग की सहूलत के लिए बहुत सुकून हो जाए आप लोग, और मतलब आप लोग के पास एक वो हो क्वेश्चन हो कि आप कर सको, ठीक है ना। लेट सपोज अगर हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारे पास वो आ रहा है, फॉर एग्जांपल कोई सिंपल सा बॉड मास का क्वेश्चन आ रहा है। द क्वेश्चन विल बी लाइक दैट 3 - 4 मल्टीप्लाई बाय 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, ठीक है, डिवाइडेड बाय 20, ठीक है। लेट सपोज हमारे पास ये क्वेश्चन आ रहा है। तो अगर ये क्वेश्चन आ रहा है तो हम कैसे सॉल्व करेंगे सर, कैसे सॉल्व करेंगे, ये कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखो बेसिक क्वेश्चन है, कभी से भी कहीं से भी आ सकता है। 25 ये मैंने अपनी तरफ से सवाल बनाया, 5 का स्क्वायर 25 होता है, ठीक है, और आपके पास 4 है, ठीक है, और डिवाइडेड बाय 20 है और -3 है। अब आप पहले क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 25 मल्टीप्लाई बाय 4 आपके पास 100 आ जाएगा, और 100 डिवाइडेड बाय 20 आपके पास क्या आ जाएगा, 100 डिवाइडेड बाय 20 आ जाएगा आपके पास। 100 डिवाइडेड बाय 20 आप करेंगे, 100 और 20 को लिखेंगे, 0 से 0 कैंसिल, 2 1 2 एंड 2 5 10। तो बच्चों को ये परेशान नहीं होना, आपके पास कैलकुलेटर भी है। 3 - 5 क्या आ जाएगा, -2 विल बी आंसर। तो ये आपके पास दूसरा पार्ट भी हो गया और दूसरा पार्ट भी सॉल्व हो गया, ठीक है। मैंने ये दूसरा पार्ट अपनी तरफ से बना के सॉल्व कर दिया। ये वाला आप लोग के लिए होमवर्क है, ये आप खुद से करेंगे तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा, ठीक है। सही है, 2 पार्ट्स सुनने के बाद ये पार्ट आप आराम से खुद से कर सकते हो। तो ये वाले चैप्टर में जो है ना, ये यही चीज़ें हैं कि आपके पास बॉड मास, आपके पास वेट मास किस तरीके से लग रहा है। अच्छा, आपको बेसिक मल्टीप्लिकेशन भी आनी चाहिए, एडिशन और सब्ट्रैक्शन भी आनी चाहिए। लेट सपोज बहुत से बच्चों को इन दोनों चीज़ों में कन्फ्यूजन होती है कि अगर -8 मल्टीप्लाई बाय -3 लिखा हुआ है ना, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 8 मल्टीप्लाई बाय 3 क्या हो जाएगा 24। तो इसका आंसर +24 आएगा, नॉट -24, ठीक है। और बहुत से बच्चों को ये भी कन्फ्यूजन होती है कि अगर सर ये लिखा हुआ है आपके पास -100 डिवाइडेड बाई 20, तो अब आपके पास सर बहुत से बच्चे लिख देते हैं +100, ठीक है। नहीं, प्लस में आंसर लिखते हैं, नहीं, 100 डिवाइडेड बाई 20 क्या आता है, 5 आता है सर, और माइनस का साइन माइनस, और यहाँ कोई साइन नहीं है, प्लस है, तो माइनस प्लस क्या आ जाएगा माइनस, तो माइनस का साइन आएगा, -5 आएगा, ठीक है। लेकिन अगर दोनों साइड माइनस होता, -100 डिवाइडेड बाई -20, तो आपका माइनस और माइनस कैंसिल हो जाता, 100 डिवाइड बाई 20 आपके पास 5 आंसर आता ओनली, ठीक है। फिर अगर एडिशन और सब्ट्रैक्शन में देखें तो बहुत से बच्चों को ये होता है -17 + 25 लिखा हुआ है, तो -17 + 25 कैसे करेंगे सर। आप 25 -17 माइनस प्लस क्या होता है, माइनस प्लस क्या होता है सर, माइनस। ऑपरेशनल रूल क्या लगेगा, माइनस का। तो आप 25 में से 17 को माइनस करें, आपके पास क्या आता है, आपके पास आता है सर लेट सपोज 3 और 5 8 आता है आपके पास, ठीक है। 8 आता है और साइन बिगर वाले नंबर का आता है, दैट इज़ प्लस, तो आपके पास आंसर क्या आएगा +8, ठीक है। कोई भी गलती नहीं करेगा, ठीक है। अगर लेट सपोज लिखा हुआ है -3 -10, तो माइनस माइनस क्या होगा, ऑपरेशनल रूल प्लस, तो 3 + 10 करो, आपके पास क्या आ जाएगा 13, और साइन किसका आएगा, बिगर नंबर का, तो ये 13 आ गया। गॉट इट। अगर नहीं समझ आया, वीडियो को थोड़ा सा रिवाइंड करके एक बार दोबारा से देख लेना। ये प्लस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ये बहुत बेसिक सी है, और बेसिक आपके स्ट्रांग होंगे तो ही आप आगे बढ़ पाओगे, वरना नहीं बढ़ पाओगे, ठीक है। अच्छा, जो ये हमारे पास कुछ एक वो भी है, हाँ, ये एक हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम भी है जो 4 ऑपरेटर से रिलेटेड है। द टेम्परेचर लास्ट नाइट वाज -11 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, एट नून। अच्छा, मैंने अगर पहले वाले चैप्टर में कुछ छोड़ा होगा ना, तो आप लोग कैरी ऑन कर लीजिएगा। मुझे अभी याद आ रहा है कि पहले वाले चैप्टर में मैंने जो है ना वो आप लोग को वो नहीं बताया, क्या नहीं बताया, एब्सोल्यूट वैल्यू के बारे में नहीं बताया। एब्सोल्यूट वैल्यूज़ क्या होती हैं सर, यहाँ पर बता देता हूँ। एब्सोल्यूट वैल्यूज़ आपके पास वो वैल्यूज़ होती हैं जो कि किस में आती है, जो कि वर्टिकल ब्रैकेट्स को कहा जाता है। लेकिन वर्टिकल ब्रैकेट्स में अगर नेगेटिव में कुछ लिखा हुआ है तो आप क्या लिखेंगे, उसको पॉजिटिव में आंसर लिखेंगे, ठीक है। लेट सपोज आपके पास वर्टिकल ब्रैकेट्स में -3 -9 लिखा हुआ है, तो आपके पास ब्रैकेट सॉल्व करने पे क्या आता है -6, और वो एब्सोल्यूट में है। जब एब्सोल्यूट से बाहर निकालोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा +6, ठीक है। कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। अगर आगे बढ़ें, थोड़ा सा आगे कैसे बढ़ें सर, आगे बढ़ते हैं हम हमारे पास उन्हीं सवालों पे। लेट सपोज हमारे पास लिया हुआ है द टेम्परेचर बिटवीन लास्ट नाइट वाज -11 डिग्री सेल्सियस। इसको बहुत गौर से पढ़ना और बहुत गौर से सॉल्व करना, इस पर बहुत से बच्चे गड़बड़ करते हैं। ध्यान से करना, मैथ्स का पेपर है, कोई जल्दी नहीं करनी। द टेम्परेचर लास्ट नाइट वाज -11 डिग्री सेल्सियस। अगर -11 डिग्री सेल्सियस है एंड एट नून टुडे इट वाज 3 डिग्री सेल्सियस, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द टेम्परेचर्स। अगर वो आप देखो तो वो कह रहा है -11 डिग्री कब था, कल रात में था। अभी कितना है, सर, अभी 3 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। तो आप बताएं कि डिफरेंस कितना रहा टेम्परेचर में। अगर आप एक नंबर लाइन बना के भी इसको करना चाहें तो कर सकते हैं। -11 से आपने कहाँ आना है, 3 पे आना है, तो बीच में जितने नंबर आते हैं ना नंबर लाइन में आप लिख दें, -10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3,
तो ये आपके एंडिंग पॉइंट है और ये स्टार्टिंग पॉइंट है। बहुत से बच्चों को डिफरेंस फाइंड आउट करने में, नेगेटिव से पॉजिटिव में जाने में प्रॉब्लम होती है, तो मैं आप लोग को शॉर्टकट बता रहा हूँ कि आप किस तरीके से कर सकते हो। अब आप काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। अब आपको पता चल गया कितना डिफरेंस टेम्परेचर में चेंज है, कितना डिफरेंस है इन दोनों में, 14 का। तो आप लिख दो 14 डिग्री सेल्सियस का चेंज आया। ठीक है, एक और तरीका इक्वेशन बना के करने का तरीका क्या है कि आपने क्या करना है, -11 में से -11 डिग्री में से माइनस करना है -3 डिग्री, किसको करना है 3 डिग्री सेल्सियस को। ठीक है, तो आप क्या बताओगे कि भाई 3 डिग्री सेल्सियस माइनस करना है, तो -11 -13 क्या हो जाएगा, -3 -14 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। सर इससे आंसर पॉजिटिव 14 डिग्री सेल्सियस आ रहा है, इससे नेगेटिव 14 डिग्री सेल्सियस आ रहा है। मुझे एक बताओ, एक वो डिफरेंस बिटवीन द टेम्परेचर पूछ रहा है, कभी डिफरेंस नेगेटिव हो सकता है? नहीं। तो डिफरेंस आप -14 लिखो, +14 लिखो, इट इज़ सेम। ठीक है, आपका आंसर हमेशा सही आएगा। ठीक है, तो ये आपके पास यहाँ पर चीज़ें हो गई। अच्छा, आप चैप्टर 2 के एंड में जो है वो आप लोग को मैंने पढ़ाया गया था, आप लोग को पढ़ाया था एस्टिमेशन। ठीक है, एस्टिमेशन का हमारे पास एक सिंपल सा सवाल है। एस्टिमेशन में ये होता है कि आपके पास एस्टिमेटेड वैल्यूज़ होती है, आपने जो है वो वैल्यूज़ और एक्चुअल गिवन होती है, उसमें या तो वो एक्चुअल वैल्यूज़ को प्लस करवाएगा या नेगेटिव करवाएगा या मल्टीप्लाई कराएगा या डिवाइड कराएगा। आपने क्या करना होता है, उस एक्चुअल वैल्यूज़ को जो है वो एस्टिमेटेड वैल्यूज़ में चेंज करना होता है और उन एस्टिमेटेड वैल्यूज़ से आपने आंसर निकालना होता है। क्योंकि पेपर 1 में आता है तो आपके पास कैलकुलेटर होता नहीं है, तो एक्चुअल वैल्यूज़ के साथ आप खेल नहीं सकते। ठीक है, तो अगर हम क्वेश्चन को गौर से पढ़ें, ये एक एस्टिमेशन का ही क्वेश्चन है, हम देख लेते हैं कि क्वेश्चन को करने से हमें एस्टिमेशन क्लियर हो जाती है। लास्ट ईयर 89643 पीपल वर बॉर्न इन द कंट्री एंड 64,095 पीपल वर इमिग्रेटेड टू इट। ठीक है, अबाउट हाउ मैनी न्यू पीपल बिगेन लिविंग इन द कंट्री लास्ट ईयर। इमिग्रेटेड का मतलब क्या होता है? इमिग्रेटेड का मतलब होता है कि ये लोग हमारी कंट्री में एंटर हुए या मतलब आए हमारी कंट्री में। ठीक है, एंटर हुए या फिर हमारी कंट्री में आए, जब ये इमिग्रेट हुए और ये हमारे पास बॉर्न हुए। तो अब आप मुझे ये बताएं कि कितने नए लोगों ने यहाँ पर रहना स्टार्ट करा है लास्ट ईयर से। तो देखो, आप दोनों को प्लस कर दो तो आपके पास पता चल जाएगा कि दोनों कितने नए लोग आए, क्योंकि नए लोग बॉर्न भी हुए हैं, कुछ लोग इमिग्रेटेड भी हैं। तो आप क्या करेंगे, 89643 में, ठीक है, 89643 में प्लस कर दोगे आप क्या, 64095। लेकिन सर ये तो मुझे एक्चुअल आंसर देगा। क्या देगा मुझे? एक्चुअल आंसर। मुझे क्या चाहिए? उसने क्या कहा है? उसने कहा है चूज़ द बेटर एस्टीमेट। तो एस्टिमेटेड आंसर चाहिए। तो एस्टिमेटेड आंसर के लिए मैं दोनों वैल्यूज़ को क्या करूँगा, एस्टिमेट में चेंज। तो अगर मैं 89643 लिख रहा हूँ तो आप इसको 89,600 भी बना सकते हैं, आप इसको 89,000, इसको पूरा 89,000 भी बना सकते हैं। ठीक है, आप इसको पूरा 90,000 भी बना सकते हैं, विच एवर यू आर फील कंफर्टेबल। तो आप उसको वो चीज़ में कन्वर्ट कर सकते हो। आई डोंट हैव एनी ऑब्जेक्शन। जो क्लोज होगा वो ही कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी ने इसको 89,700 में बनाया, दैट इज़ रॉन्ग। किसी ने इसको 88,000 करा, दैट इज़ रॉन्ग। किसी ने इसको 89,000 रखा तो सही है, फिर ठीक है। 90,000 रखा तो भी ठीक है, और अगर 89,600 भी रखा तो भी ठीक है, सही है। और किसी ने अब फिर जब एक वैल्यू को चेंज करा है, दूसरे को चेंज करना भी हमारा हक बनता है। तो दूसरे को हमने ले लिया, लेट सपोज दूसरे को हम 64,000 ही ले लेंगे, क्योंकि 64,095 कोई इतना बड़ी वैल्यू नहीं है। अच्छा, किसी और के जहन में ये आ सकता है 64,100 ले लूँ, ले लो, आप ले लो। तो मैंने क्या, दो वैल्यूज़ पिक करी, 64,000 और यहाँ से 90,000। तो 64, ठीक है, और 90, ये दोनों को क्या कर दिया मैंने, प्लस कर दिया। तो मुझे एस्टिमेटेड आंसर मिल गया। कैसे कि 0 0 0 से हो जाएंगे, और 4 और ये 6 और 9 कितने हो गए आपके पास, 50। तो 1,54,000 आपके पास क्या आ गया, एस्टिमेटेड आंसर। तो आप लिख दोगे कि भाई 1,54,000 लोगों ने नए तरीके से रहना स्टार्ट करा है लास्ट ईयर से। तो ये आपके पास एस्टिमेशन होगा। ठीक है, आपके पास दूसरा टॉपिक भी ख़त्म हो गया, 4 ऑपरेटर्स का। अब तीसरा टॉपिक आता है हमारे पास आइडेंटिटीज़ का। आइडेंटिटीज़ को बहुत गौर से देखना है। आइडेंटिटीज़ को कैसे देखना है वो देख लेते हैं हम। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास आइडेंटिटीज़ हैं बहुत सारी, तो उनको एक बार रिवीजन करते हैं तो हमारे पास क्लियर हो जाएगी कि आइडेंटिटीज़ में था क्या। सही, ये हमारे पास आइडेंटिटीज़ लिखी हुई है। आइडेंटिटीज़ आपको जो है ना वो ये फॉर्म याद करनी है। आपको जब ये याद हो जाएगा ना तो आप किसी भी तरीके के क्वेश्चन कर सकते हो आइडेंटिटीज़ के। ठीक है, ये 3 आइडेंटिटीज़ है। पहली कम्यूटेटिव, दूसरी एसोसिएटिव और तीसरी डिस्ट्रीब्यूटिव। कम्यूटेटिव की पहचान क्या है कि इसमें कोई ब्रैकेट इन्वॉल्व नहीं होगा। एसोसिएटिव की पहचान क्या है कि इसमें दोनों साइड पे ब्रैकेट्स इन्वॉल्व होंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव की पहचान क्या है कि इसमें एक साइड पे ब्रैकेट इन्वॉल्व होगा। एसोसिएटिव में क्या होता है, दो वेरिएबल या 2 नंबर से डील कर रहे होते हो। एडिशन में एडिशन के साइन होंगे, मल्टीप्लिकेशन में मल्टीप्लिकेशन के साइन होंगे। ठीक है, एसोसिएटिव में क्या होता है कि आप एडिशन से डील कर रहे हो तो एडिशन के साइंस होंगे, और अगर मल्टीप्लिकेशन से डील कर रहे हो मल्टीप्लिकेशन के साइन होंगे, दोनों साइड पे ब्रैकेट्स होंगे। ठीक है,
है। डिस्ट्रीब्यूटिव में क्या होता है कि आपके पास मल्टीप्लिकेशन का साइन भी होता है, एडिशन का साइन एक ही नंबर में होता है। मतलब आप क्या कर रहे होते हो कि ए को बी से भी मल्टीप्लाई करते हो और प्लस का साइन लगा के ए को सी से भी मल्टीप्लाई करते हो, आपके पास दोनों आंसर्स आ जाते हैं। तो ये आपके पास होती है मल्टीप्लिकेशन एडिशन की प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेशन सबट्रैक्शन। फिर आपके पास एक नई प्रॉपर्टी आती है आइडेंटिटी और इन्वर्स प्रॉपर्टी। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी में ये होता है कि आपने ए है तो ए ही बनाना है। आप ऐसा कौन सा नंबर ऐड करें कि ए बन जाए, तो 0 ऐड कर दें, ए बन जाएगा। लेकिन ऐसा कौन सा नंबर है जिसको मल्टीप्लाई करें तो ए बन जाए, तो ए को मल्टीप्लाई बाय 1 करो तो ए बन जाएगा। ऐसा कौन सा नंबर है अच्छा, एडिटिव प्रॉपर्टी का इन्वर्स क्या होता है, नेगेटिव प्रॉपर्टी। तो ए का इन्वर्स, अगर ए पॉजिटिव लिखा हुआ है तो उसका इन्वर्स क्या होगा, नेगेटिव है। अगर ए डिवीजन मल्टीप्लिकेशन में लिखा हुआ है तो उसका इन्वर्स क्या होगा, 1/a, जो कि आता है डिवीजन से, जो कि मैं क्लास में बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ तरीके हैं, कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि बहुत ज़्यादा काम आती है। अब इन प्रॉपर्टीज़ से रिलेटेड हमारे पास अगर कुछ क्वेश्चन है तो उसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ये कह रहा है आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टी एंड फिल इन द ब्लैंक। अगर वो ये कह रहा है तो पहले फिल इन द ब्लैंक करते हैं और आइडेंटिफाई करते हैं। अच्छा, वो कह रहा है 17 आंसर आना चाहिए। यहाँ पर 12 दिया हुआ है, यहाँ पर 12 दिया हुआ है। मतलब अगर हम प्रॉपर्टी लिखें तो ए मल्टीप्लाई बाय ए प्लस बी, ठीक है, ए प्लस बी इज़ इक्वल्स टू बी प्लस ए, है ना। बी यहाँ पर मिसिंग है दोनों जगह पे। ऐसा कौन सा नंबर ऐड करूँ 12th में जो 17 बन जाए, 5 ऐड कर दें सर, तो दोनों साइड पे 5 आ जाएगा। कौन सी प्रॉपर्टी है सर, कोई ब्रैकेट इन्वॉल्व नहीं है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, आसान सा। ठीक है सर, दूसरा वाला क्वेश्चन देखें। दूसरे वाले क्वेश्चन में क्या है, 2 मल्टीप्लाई बाय, ये हमारे पास एक प्रॉपर्टी लिखी हुई है। ठीक है, अब आप देखो इसको फिल आउट करना है। एक साइड पे ब्रैकेट है सिर्फ, मतलब क्या है सर, ये कौन सी प्रॉपर्टी है, ये सर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। क्योंकि एसोसिएटिव में क्या होती है, बहुत से बच्चों के जहन में एसोसिएटिव आ रही होगी, एसोसिएटिव में दोनों साइड पे ब्रैकेट होता है। ये 2 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है। और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। आप कैसे लिख लें, आप इसको ऐसे लिख लें, आपके पास खुद ब खुद आंसर बन जाएगा। ए बी से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, और ए सी से भी मल्टीप्लाई होगा। अब आप जो है वो आंसर देख सकते हो, बिल्कुल देख सकते हैं। सर क्या है कि हमारे पास ए क्या आ रहा है सर, ए यहाँ से 2 आ रहा है, बी क्या आ रहा है 5 आ रहा है। यहाँ पे बी अननोन है सर, बी की जगह 5 लिख दें, एक्सीलेंट। सर यहाँ सी क्या आ रहा है, 8 आ रहा है, यहाँ सी अननोन है सर, 8 लिख दें, सिंपल। तो ये आपके पास एक बार दोबारा रिवाइंड करके देख लीजिएगा, कोई मसला नहीं है। ये आपके पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को सॉल्व करने का बेसिक तरीका है कि आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लिखो और सॉल्व करो, कोई प्रॉब्लम की ज़रूरत नहीं। ठीक है, और कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव को भी लिख के सॉल्व कर सकते हो। बस आपको वो 3 प्रॉपर्टीज़ याद रखनी है, PDF में आपको मिल जाएगी और आपके पास भी लिखी हुई है वो सारी प्रॉपर्टीज़। ठीक है, इसके बाद हमने पढ़ा था इसी चैप्टर में हमने LCM HCF को पढ़ा था। LCM HCF जो होता है वो LCM HCF में हमारे पास कुछ भी नहीं होता। आपके पास वर्ड प्रॉब्लम्स आती हैं, आपने LCM HCF की वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना आना चाहिए। अगर आपके पास HCF की वर्ड प्रॉब्लम आ रही है तो मैंने कुछ आप लोग को कमांड वर्ड्स बताई थी, मैं पीछे जाता हूँ, आप लोग को HCF के बारे में बता देता हूँ, LCM के बारे में बता देता हूँ, ताकि आप लोग की एक कन्फ्यूजन क्लियर हो जाए। ठीक है, ये मैंने शीट आप लोग के लिए स्पेशली बनाई थी, जो 5-6 सवालों की शीट है ना, उसमें ये आप लोग की बनाई इसीलिए ताकि आप लोग को क्लियर रहे। सही। अच्छा, फॉर एग्जांपल हम LCM HCF की बात करें तो LCM HCF में ये आपके पास कुछ की टर्म्स मैंने लिखवाई थी कि HCF की टर्म्स क्या है, ग्रेटेस्ट पॉसिबल नंबर डिवाइडेड इक्वली लीव्स द रिमाइंडर हाईएस्ट। ठीक है, आपके पास बिगेस्ट पॉसिबल नंबर भी आ सकता है। LCM की लीस्ट पॉसिबल नंबर ऑल टुगेदर डज नॉट लीव द रिमाइंडर और स्मॉलेस्ट। तो ये आपके पास कुछ की टर्म्स है जो LCM और HCF में कैटेगराइज करती है आपको। ठीक है, अच्छा, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ किसकी, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कि आपके पास लेट सपोज लिखा हुआ है, आपके पास लिखा हुआ आ रहा है कि क्या लिखा हुआ आ रहा है, अब आपके पास HCF और LCM दोनों लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, आपके पास वर्ड प्रॉब्लम आती है और आपको जो है ना वो इसमें फाइंड आउट करना होता है कि किसकी वर्ड प्रॉब्लम है। आप देखो इसमें तो आपने क्लियरली बता दिया क्या है, व्हाट इज़ द LCM। तो इसमें तो आपने क्या निकालना है, दोनों का LCM। अभी निकाल के देखते हैं क्या करना है, लेकिन पहले वाले को ज़रा गौर से पढ़ें, एक बार खुद से पढ़ें और मेरी वीडियो को पॉज कर दें और बताएं, अपने पास आंसर लिखें कि क्या हुआ। सबने लिख लिया होगा। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ। अ ट्रेडर हैज़ 3 बंडल्स ऑफ स्ट्रिंग 392, 308, 490 लॉन्ग. What is the greatest length of string that the bundles can be cut to without any left over string? अच्छा, बहुत से बच्चों के जहन में आ रहा होगा, सर ने बोला था विदाउट एनी रिमाइंडर, तो ना LCM में आता है, इसका LCM ले लें। नो, रॉन्ग। वो ये कह रहा है कि व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट लेंथ। ग्रेटेस्ट यहाँ पर आपने को पहले जो है ना स्ट्रॉन्ग कीवर्ड आइडेंटिफाई करना है। ग्रेटेस्ट लेंथ ऑफ स्ट्रिंग दैट द बंडल्स कैन बी पुट इनटू विदाउट एनी लेफ्ट ओवर स्ट्रिंग। तो आप क्या कहेंगे, आपको ग्रेटेस्ट दिख गया तो आप यहाँ पर मार्क कर देंगे कि क्या है, ये HCF का क्वेश्चन है। अगर ये HCF का क्वेश्चन है तो आपने इन तीनों का HCF निकालना है, और जो HCF आ जाएगा वो HCF होगा। और जो आपके पास लेफ्ट ओवर रिमाइंडर बच जाते हैं ना, तो कभी कभार वो रिमाइंडर्स को अगले पार्ट में पूछ लेता है, पार्ट B में, जो मैंने एक क्वेश्चन कराया था आपको क्लास
क्लास में। पार्ट बी में वो पूछ लेता है कि भाई अगर ये है तो आप मुझे बता दोगे कि इसका कितना बंडल बचेगा, स्ट्रिंग का कितना बचेगा, ठीक है, आपके पास उसका कितना बचेगा, क्या बचेगा वो बता दो। तो आप वो रिमाइंडर्स को लिख दो कि हाँ भाई ये आप बचेंगे। पार्ट बी से कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, पार्ट बी का आंसर मैं आप लोग को पहले भी बता चुका हूँ। बहुत बार ऐसे पार्ट बीज आते हैं, ठीक है। आप लोग अपनी वर्ड प्रॉब्लम्स को भी एक्सरसाइज करोगे तो आपके पास आ जाएगा। इसमें HCF, इसमें LCM। LCM लेते कैसे हैं दोनों का सर एक बार लेके दिखाते हैं HCF LCM को। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में आपके पास वैल्यूज़ थी, HCF निकालना था। HCF के लिए वैल्यूज़ क्या क्या है आपके पास? HCF के लिए वैल्यूज़ है 392, 308 और 490। 392, 308 और 490। क्या सही लिखिए? एक बार चेक कर लें सर। हाँ सर सही लिखिए। अब तीनों का निकालना है HCF। तो HCF के लिए कैलकुलेटर भी अच्छा है, बट ट्राई टू डू इट मैनुअली। तीनों 2 के टेबल में आ रहे हैं सर। 2 के टेबल में 2 1 2, ये कट जाएगा। यहाँ पर कैरी देंगे 19 आता है, नहीं 18 आता है। किस पे आता है? 9 पे। 2 9 18, यहाँ कैरी देंगे 2 6 12। ये हो गया, ठीक है। 308 आता है सर 30, 308 नहीं आता, 15 30 आता है 15 पे, ठीक है। 4 आता है उस पर, सही है। आपके पास 2 2 4 होता है, ठीक है। 2 4 8 होता है, 1 इधर कैरी किया, 2 5 45। अब देखो कि तीनों 2 के टेबल में आते हुए तो नज़र नहीं आ रहे क्योंकि 245 आ गया। तो 3 के टेबल में चेक कर लेता हूँ। 3 के टेबल में आते हैं, 3 के टेबल में 6 पे 18 आता है, यहाँ कैरी गया 16 आता है। 3 के टेबल में नो। अगर ये 3 के टेबल में नहीं आते तो सर किसी और टेबल में आते हैं सर। 7 के टेबल से चेक कर लूँ? चलें 7 के टेबल से चेक कर लेते हैं। तो क्या 7 के टेबल में आते हैं? जी सर देखते हैं। 7 के टेबल में 7 2 14 होता है और 5 इधर कैरी किया तो 7 के टेबल में 56 आता है। 7 8 56 होता है। 7 8 आपके पास क्या आ जाएगा? 56, ठीक है। 7 7 49 और 7 8 56 आ गया। अगर 7 के टेबल में आप देखें 14 नहीं आता, 14 आता है, किस पे आता है? 2 पे आता है, तो 2 लिखते हैं। 1 इधर कैरी किया 2 आता है। सर 7 के टेबल में 24 आता है, नहीं सर 7 के टेबल में 21 आता है। कितने पे आता है? 3 पे आता है, तो 3 लिखते हैं। और यहाँ पर कितना कैरी के चला गया? यहाँ पर सर 3 कैरी चला गया। 7 के टेबल में 35 आता है 5 पे। क्या 28 22 35 एक टेबल में आते हैं? नहीं सर 28 22 35 एक टेबल में नहीं आते। तो आपका HCF यहीं तक कॉमन हो जाएगा। आपका HCF आ जाएगा 2 × 7 दैट विल बी 14। तो आप कह सकते हो कि ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ लेंथ क्या है? मेरे पास 14 है, जो कि आपका आंसर बन जाएगा। अच्छा क्वेश्चन नंबर 2 को देखें तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास क्या है? LCM ले रहे हैं। और LCM में आपके पास किस तरीके से किसका LCM लेना है? 25 30 एंड 35 का। तो 25 30 एंड 35 का आपने क्या लेना है? LCM 25 30 एंड 35। तो सिंपल आप 5 के टेबल से ले लें। 5 5 25, 5 6 30, 5 7 25। अब तीनों अलग अलग टेबल से 5 1 5, ठीक है, और 7 1 7, ठीक है, ठीक है, और फिर 6 1 6 भी ले लो। तो आपके पास ये तीनों आ गए 5 5 7 और 6। तो 5 × 5 × 7 × 6। अगर आप इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लें आपको क्या पता चल जाएगा? आपको पता चल जाएगा LCM। एंड इफ़ यू आर गोइंग फॉर द LCM 5 5 25 25 मल्टीप्लाई बाय 7 175 और आई गेस मल्टीप्लाई बाय 6 तो 1050 आएगा। आप लोग एक बार फिर भी आंसर्स को रीचेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो मैंने ये आपको LCM भी करके दिखा दिया, HCF भी करके दिखा दिया, आपको एग्जांपल्स भी समझा दिया, आपको पूरे टॉपिक्स की ओवरव्यू भी दे दिया। ये जो 5 6 सवाल है ना, ये 7 8 सवाल जो है वो मोस्ट रेलेवेंट क्वेश्चंस है फॉर योर पेपर, ठीक है। तो आप एक बार ये सॉल्यूशन देख लें, एक बार पूरी वीडियो को देख लें। इसके अलावा आप क्या करें, आप अपने पास एक बार जो खुद से है ना वो बैठ के इस वर्कशीट को सॉल्व करें और देखें कि आप अभी कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, आप कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं, आपको कितना आता है कितना नहीं आता है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि क्या करना है आपने, क्या नहीं करना है। आप प्रॉपर्टीज़ कर रहे हो तो प्रॉपर्टीज़ में किस तरीके से डील करना है। प्रॉपर्टीज़ आ जाती है तो आपको पता होना चाहिए कि नंबर्स कौन से मिसिंग है। ये मैंने क्लास में कराई थी। कभी कभार नंबर्स लिखे हुए आते हैं, साइंस मिसिंग होता है, तो आपको बहुत अच्छे तरीके से बताना होता है कि अगर मैं यहाँ पर लेट सपोज मैं लिखता हूँ कि यहाँ पर 2 यहाँ पर 2 लिख देता हूँ, ठीक है, यहाँ पर ब्लैंक डाल देता हूँ और यहाँ पर लिख देता हूँ 6 और यहाँ पर लिख देता हूँ 12। तो इन दोनों बीच में साइन क्या आएगा सर? मल्टीप्लाई का साइन आएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि मल्टीप्लाई का साइन आएगा, ठीक है, या प्लस का साइन आएगा। अगर 2 + 6 लिखता हूँ तो आपके पास क्या आएगा? 8 आएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि प्लस का साइन आ रहा है, मल्टीप्लाई का साइन आ रहा है। आपको हर चीज़ से अवेयर रहना है। किसी भी तरीके से सवाल आ सकता है, किसी भी डायरेक्शन से सवाल आ सकता है। यू हैव टू बी अवेयर, यू हैव टू बी स्मार्ट, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए कि आपने LCM लेना है, HCF लेना है, कब LCM लेना है, कब HCF लेना है, कब क्या डायरेक्शन कह रही है, कब क्या नहीं कह रही है, ठीक है। जो मैंने इस वीडियो में बताया वो मोस्ट रेलिवेंट है आपके पेपर के लिए। और अगर आप कोई और चीज़ भी प्रैक्टिस करके जा रहे हैं तो गुड एंड इनफ आप अपने आप को वेल प्रिपेयर करके जाएँ, ठीक है। माई बेस्ट विशेस आर विथ यू, ठीक है। इंशाल्लाह यू विल ऑल एस योर एग्जाम्स। जस्ट टू गिव अ वॉच
टू दिस वीडियो, ठीक है। अगर आप एक बार इस 35-40 मिनट्स की वीडियो को देख के जाते हैं ना, तो आपको एग्ज़ाम में क्या होगा, आपको सहूलत रहेगी, आपके माइंड में ये चीज़ें चलती रहेगी। इसलिए मैं लास्ट डे पे अपलोड करता हूँ ताकि आपको कोई रिविजन नहीं करना, वीडियो देखनी है और सिंपली पेपर देने चले जाना है, ठीक है। तो टिल देन सी यू। ऐसी कोई बात नहीं है, अगर 19, 18, 25 आपके मार्क्स आ जाते हैं, इट डजेंट मैटर। मेरे लिए मार्क्स मैटर नहीं करते थे, मेरे लिए किसने बच्चे ने कितनी एफर्ट्स डाली और कितना अटेम्प्ट करा है, दैट मैटर्स टू मी अलॉट, ठीक है। थैंक यू बेटा, अल्लाह हाफ़िज़, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।